नमस्कार, बंजारा बीस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कविमन भी है और उनके साथ एक ऐसी घटना है जो आप सुन के अकल्पनीय उनके साथ मुद्दे रहे हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर उन्होंने इस जिंदगी में किस तरह से उन्होंने आगे सरवाइव किया है। चलिए मिलते हैं आसाराम राजपूत जी से। नमस्कार राजपूत जी। सर नमस्कार। राजपूत जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप के साथ कुछ अलौकिक घटनाएं रही हैं, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप रहने वाले कहाँ के और कहाँ से आपका शिक्षा दीक्षा हुई है? सर मैं बेसिकली ललितपुर जिले का निवासी हूँ जी। ललितपुर में एक कस्बा पड़ता है बार जी। वहाँ के ग्राम सेमरा बुजुर्ग का मैं रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा भी वहीं प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से हुई है। उसके बाद मैंने GIC से इंटरमीडिएट किया ललितपुर से जी। और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन को आधा छोड़ने के बाद मैं CA करने कानपुर चला गया। तो मैंने वहाँ से इंटर CA किया और इंटर CA करने के बाद मेरा UP फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एज ए मैनेजर अपॉइंटमेंट हो गया। तो फिर मैं अपने CA को कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मेरी पोस्टिंग हो गई थी झांसी में एज ए मैनेजर। तो किस विभाग? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम प्रबंधक के पद पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। और फिर मैं जब यहाँ कार्यभार संभाल लिया मैंने, तो यहाँ इसके बाद मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। लिहाजा उस चीज़ का मुझे थोड़ा मलाल रहा। लेकिन जो मेरा जीवन स्तर था पहले की तुलना में, चूँकि मैं ग्रामीण बेस का रहने वाला था, कृषक परिवार से मैं आता हूँ और कृषक परिवार में चूँकि अर्थ का बहुत ज़्यादा क्राइसिस रहता था। लेकिन बाद में जब मैं ये घर आ गया इस विभाग में, ये विभाग तो वैसे भी बहुत अच्छा और एक सोने की चिड़िया कहलाता था उस जमाने में। उसमें आने के बाद मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया, काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में पता लगा। मुझसे मिलने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे जनरली, और जिस समय मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था मैं बहुत कम उम्र का था, 23 साल में मैं प्रबंधक बन गया था। किस वर्ष में आपका अपॉइंटमेंट हुआ था? मेरा अपॉइंटमेंट सन 1986 में। जी। मेरा फिर इस विभाग में आपने कितने बरस नौकरी की? इस विभाग में मैंने केवल 20 साल नौकरी की सर। 20 फिर वर्ष। क्यों छोड़ दिया आपने? मैं VRS लिया था। जी। मैंने सर इसके बाद इसलिए छोड़ दी कि मैंने अपना एक प्रोजेक्ट इस बीच में, क्योंकि मैं उद्योगपतियों के बीच में रहता था और उनको फाइनेंस भी किया करता था, तो उनको फाइनेंस करने के साथ साथ मेरी क्यूरियोसिटी ये रहती थी कि मैं भी एक उद्योगपति बनूं। अच्छा। इस वजह से बड़ा आदमी बनने की ललक थी। जी। जी। तो मैंने पहले तो कुछ समय UPFC में रह करके, जॉब में रह करके भी मैंने अपना प्रोजेक्ट को चलाया करीब 5-6 साल। लेकिन उसके बाद जब मुझे ये लगा कि नहीं, मेरा उद्योग बहुत अच्छे तरीके से सेटअप हो गया है और मेरे विभाग में भी कुछ खामियां नज़र आने लगी थी। लोगों को जो पैसा देते थे हम लोग इंडस्ट्रिस्ट को, तो वो समय पर लौटाते नहीं थे, डिफाल्टर हो जाते थे और विभाग का पैसा डूबने लगा। चूँकि हम ही लोग बैलेंस शीट तैयार किया करते थे विभाग की, तो हमें उसकी आंतरिक कमजोरी के बारे में चूँकि मालूम था, इसलिए हमने उस विभाग को छोड़ने का निर्णय ले लिया था। मतलब ये माना जाए कि वो जहाज डूब रहा था। जी। एक तरह से लगने लगा था हम लोगों को ये डूबता हुआ जहाज है, इसलिए हमने उसको छोड़ने का निर्णय लिया और अंततः उसको छोड़ ही दिया। फिर आपका व्यवसाय में ग्रोथ रही आगे? जी। निश्चित रूप से सर, मैंने जब अपने विभाग को छोड़ा तो ऐसे मान लीजिए कि लगभग 4 गुना उसमें वृद्धि हुई, क्योंकि मैं पूरा समय फिर अपने उद्योग को देने लगा। पहले सिर्फ सुबह शाम जहाँ दे पाता था उसमें समय, बाद में फुल टाइम जब देने लगा तो करीब 4 गुना उसमें वृद्धि हुई। किस तरह का व्यवसाय आपने शुरू किया? मैंने
बुंदेलखंड में जो उद्योग जनरली एक मोस्ट कॉमन था वो क्रशर उद्योग था। अच्छा। और क्रशर उद्योग में मैंने मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग, ये तीनों काम एक साथ किए और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। मेरे उद्योग को उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री जगन्नाथ सिंह जी ने मेरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था जी। और उन्होंने उसको भी एप्रिशिएट किया था, क्योंकि मेरा उद्योग झांसी के बहुत अच्छे उद्योगों में आता था जी। बड़ी साफ सफाई रहती थी। तो वो उद्योग अभी निरंतर जारी है? नहीं सर, बाद में सरकार की एक पॉलिसी इस तरह की चेंज हो गई कि आपको जो आपकी लीज है उसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो उसके नवीनीकरण ना हो पाने की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाने की वजह से, अब चूंकि हम लोगों बिना इसके जो MM11 हुआ करते थे उसके लिए बिना MM11 के कहीं माल की सप्लाई नहीं कर सकते थे, एक नंबर में बेच नहीं सकते थे। लिहाजा मैंने ये निर्णय लिया फिर कि इस उद्योग को समाप्त कर दिया जाए और दूसरा कोई उद्योग डाला जाए। जी। असलम जी, ये तो हो गया आपका सरवाइव करने वाला मुद्दा जी। आपकी एक खास एज के बाद आपके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, मैं अब वहाँ आता हूँ जी। किस एज में आपको आपके स्वास्थ्य में कुछ नुकसान सा हुआ और फिर वो वाली घटना हमारे दर्शकों के साथ संक्षिप्त में शेयर करेगा? सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जिस विभाग में, जिस उद्योग में काम करता था, तो मुझे बाद में ये अनुभव हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि चूंकि क्रशर उद्योग एक इस तरह का उद्योग था कि जिसमें प्रदूषण स्वास्थ्य से काफ़ी होता है और उसमें मुझे आना जाना पड़ता था क्योंकि मैं उसका प्रोप्राइटर था। तो शायद उसकी वजह से भी कुछ जो है मुझे इन्फेक्शन लंग्स में हुआ और बहुत ज़्यादा लेवल पर तो नहीं मुझे उस समय महसूस हुआ, लेकिन लगभग 8-10 साल बाद, क्रशर चलाने के 8-10 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि इस इंडस्ट्री में रह कर के मैंने अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर लिया है जी। और अंततः मुझे उसकी परिणति एक ऐसे बीमारी के रूप में भुगतनी पड़ी कि मुझे अपने हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ा। अच्छा, किस एज में ये हुआ? मेरा सर 55 वर्ष की आयु में ये ट्रांसप्लांटेशन हुआ और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत जद्दोजहद झेलनी पड़ी। कई बार पहले यहाँ पर दिल्ली वगैरह में जी। इलाज हुआ जी। उसके बाद में कुछ समय के लिए झांसी में रामराजा हॉस्पिटल के एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी। निर्देश जैन जी। उन्होंने मुझे एडवाइस किया। इस समय जो राजपूत जी का केस है ना, क्या ये केस झांसी में पहला माना गया? हाँ, राजपूत जी का जो केस है ये पहला केस था जो आज से 5 वर्ष पूर्व जो हमारे पास आए थे। इनको 2018 में आए थे। इनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ था, बट चूंकि ये थोड़ा सा लेट आए थे, लेट प्रेजेंटेशन था, जिसकी वजह से इनका हार्ट काफ़ी डैमेज हो गया था। अच्छा। तो इनका शुरुआती ट्रीटमेंट हमारे पास हुआ, फिर ये जो है दिल्ली चले गए। दिल्ली में भी इन्होंने काफ़ी दिन तक कई हॉस्पिटल्स में जो है दिखाया, बट कोई आराम नहीं हुआ। इनको सांस फूलती थी, इतनी ज़्यादा सांस फूलती कि बैठने में भी सांस फूलती थी। फिर हमने इनको और इनके लड़के को समझाया कि अब ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं दवाई से, आप हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाइए जी। तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम लोगों ने कुछ ऑप्शन उस पर नेट पे सर्च किए। पता चला कि सबसे ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ये साउथ इंडिया में अपोलो चेन्नई में होते हैं और बेंगलोर में होते हैं। तो दोनों के लड़का गया वहाँ पे, दोनों उन्होंने सेंटर देखे, वहाँ पे देखा कि हाँ भाई हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो एक सुनते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन लगता है, तो वाकई में वो चीज़ें वहाँ पे उसने विटनेस किया कि देखा, और फिर उसने देखा कितना खर्चा आता है, उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फिर इनकी हालत और बिगड़ गई, तो फिर हमें इनको एयरलिफ्ट कराना पड़ा। एयरलिफ्ट दतिया से फिर इनको एयरलिफ्ट कराया, फिर ये चेन्नई गए,
वहाँ पे इनको करीब लगभग जो वेटिंग लिस्ट जो होती है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट कहीं अलग से नहीं आएगा। जो पेशेंट ब्रेंडेड हो जाते हैं भाई इन एक्सीडेंट या और किसी बीमारी में, और जिनका हार्ट ठीक रहता है, तो उनको हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एज ए डोनर यूज़ ले करते हैं। तो ये जब इस तरह के पेशेंट आते हैं तो जो भी वेटिंग लिस्ट में होते हैं तो उनको सेंटर पे इनको करीब 1 महीने लगभग भर्ती रहे वहाँ पे। तो जब फिर इनको 1 महीने बाद इनका नंबर आया, डोनर मिला इनको, तो इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद करीब 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज हो गए, और उसके बाद जैसा कि आप देख ही रहे हैं लगभग 5 साल बीत गए। आज देख के लोग कोई कह नहीं सकता कि इस व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। तो उनके एडवाइस करने पर जी मुझे चेन्नई अस्पताल में, चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में जो कार्डियोलॉजी के लिए बहुत फेमस अस्पताल है, वहाँ पर मेरे बच्चे, मेरा बेटा एक डॉक्टर है, क्योंकि जी क्या नाम है उनका? डॉक्टर ऋषि राजपूत जी। वो यहाँ पर ब्लॉक पीपीएम है जी जो कि एक यूनिट के इंचार्ज होता है, और कहाँ पोस्टेड है? यहाँ के अर्बन पीएससी में सिद्धेश्वर नगर कॉलोनी। अच्छा अच्छा जी। जी तो उसने जिस समय मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, काफ़ी चीज़ों को समझा, जी और समझने के बाद वो मुझे चेन्नई जो है ट्रांसप्लांटेशन के लिए यहाँ से चार्टर्ड प्लेन के द्वारा ले गए, क्योंकि मैं वैसे इस पोजीशन में नहीं था कि मैं ट्रेन से अथवा किसी दूसरे माध्यम से जा सकूं। तो डॉक्टर्स की एडवाइस पर ही उन्होंने चार्टर्ड प्लेन मंगवाया, और जिस हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करवाया गया, उन्होंने ही उस चार्टर्ड प्लेन को भेजा था। जी उस चार्टर्ड प्लेन को उन्होंने हमारे उसी जो प्रोसीजर था उसका हिस्सा, उसके उसमें कंप्लीट पैकेज में उसको चार्टर ने आपको दतिया से लिफ्ट किया और चेन्नई ले गए। जी जी। चेन्नई में आपको कितने दिन वहाँ रहना पड़ा? चेन्नई में सर हमको वैसे टोटल तो 45 दिन रहना पड़ा, लेकिन शुरुआत में पहले उन्होंने जब बुलाया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे टेस्ट किए, और 5 दिन लगातार टेस्ट चले। टेस्ट में उन्होंने जब ये देख लिया कि आपके बाकी के ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक हैं, आपकी किडनी ठीक है, दांत ठीक है, लीवर ठीक है, आंखें ठीक हैं, गाल ठीक है, लंग्स ठीक है, जी जी। इन सब को चेक करने के बाद ही उन्होंने हमें ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ, हम आपके हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो जो हार्ट आपको कहाँ से उपलब्ध हुआ? सर, हार्ट हमको ये अस्पताल के पैकेज में ही शामिल था। अच्छा। और ये हॉस्पिटल वालों ने ही मैनेज किया। इसके बारे में हमें डिटेल नहीं जानकारी है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन हाँ, अस्पताल की व्यवस्था में ये था, तो अस्पताल वालों ने हमको उपलब्ध करवाया, और बहुत ही सहज तरीके से, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इतने सहज तरीके से वो उपलब्ध हो गया कि शायद कल्पना भी नहीं करता था कि इतने जल्दी मुझे ये उपलब्ध हो जाएगा। राजपूत जी, टेक्नोलॉजी की वजह से आपका पुनर्जन्म हुआ, ये कहा जाए। जी। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये जानना चाहूँगा कि हृदय प्रत्यारोपण के बाद जी और पहले में क्या फर्क आप महसूस करते हैं अब आज? सर, मैं प्रत्यारोपण से पहले 2-3 बीमारियों से भी ग्रसित था, जैसे श्वास की बीमारी, जो कि जिसको अस्थमैटिक अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमैटिक था मैं, बहुत अच्छे तरीके से फ्रीक्वेंटली बात नहीं कर पाता था, और अगर ये बात करता था तो खांसी वासी आने लगती थी, थकान फील करते थे, बहुत लंबा बोल नहीं पाता था। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के बाद, और या यूँ कहिए कि मुझे शायद ईश्वर की कृपा से यंग हार्ट मिल गया। जी। मुझसे 10 साल यंग जो है हार्ट मिल गया, उसके कारण मैं बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ जी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा
स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, बातचीत करने में भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा एजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट का मेजरमेंट है जी। वो भी एकदम परफेक्ट है। स्पंदन जिसको कहते हैं जी। हिंदी में जी। और बातचीत करने का भी जो लहजा है वो पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है। अच्छा राजू जी, कुछ ऐसा परिवर्तन जी भी आपको नजर आता है क्योंकि आपका पूरा मतलब जो हृदय डाला गया है, जैसा कि आपने बताया किसी का मेज का है, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि उस तरह की कोई हरकतें करने का मन करता है? हाँ सर, निश्चित रूप से कभी कभार मुझे जब स्वयं लगता है ऐसा कि आई एम मच यंगर देन अर्लियर, पहले से मैं ज़्यादा यंग हूँ, तो ये तो सर एक इंसान की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि वो इस तरह के उसमें वो हो। हालांकि मैंने ऐसा किया नहीं है कभी, लेकिन इच्छा तो होती है जी। राजू जी, अब मैं आपके साहित्यिक पक्ष पे आता हूँ, क्योंकि मुझे बातचीत के दौरान आपने बताया कि आप रचनाकार भी रहे हैं, तो आप किस तरह की रचनाएं करते हैं और कब से कर रहे हैं? सर, रचनाकार कोई बहुत ज़्यादा बड़ा विख्यात तो नहीं हूँ, न रहा हूँ मुझे, लेकिन हाँ बचपन से कुछ ड्रामे वगैरह करने का जरूर शौक था जी। तो मैंने अपने गांव में ही एक मंडली की स्थापना की थी, क्योंकि ड्रामा वगैरह पुराने कल्चरल मंडली, हाँ, जो पुराने ड्रामे हुआ करते थे, जैसे सत्यवान सावित्री था, राजा हरिश्चंद्र था, सीता वनवास था, इस तरह के ड्रामे मैं किया करता था। और पात्र भी आप होते थे और लिखते भी आप थे? जी, मैंने लिखा भी है उनको, नई भाषा में लिखा भी है ड्रामों को, और मैं डायरेक्शन का काम भी करता था। अच्छा। और एक्शन का काम भी करता था। अच्छा। मैंने वो भी किया है सर वहाँ के। हम चाहेंगे कि आप, अगर आपको याद हो तो कोई कविता आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। सर बिल्कुल जरूर करूँगा। कविता में देखिए, कविता उस समय की है जब आपका अपना हृदय काम कर रहा। हाँ जी 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 जी, उस समय की जी। क्योंकि मैं कक्षा 10 में पढ़ता था जी। तो उस समय मुझसे कहा गया कि आप कोई क्या कहना चाहिए जिसको वीरता की कविता सुनाइए। अच्छा, वीर रस की कविता सुनाइए, वीर रस की कविता सुनाइए। तो मैंने उस समय जो कविता सुनाई जी, वो आपके सामने स्वागत है, उसका एक छोटा सा अधिकरण है। महाभारत के समय में, जिस समय युद्ध अंतिम चरण पर था, कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो आचार्य रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कविता है जो इस तरह से है। चल रहा महाभारत का रण, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तरकस में से ओंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण में अश्वसेन विस्तृत भुजगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा वो विदित कामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरभ तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत संदर्भ में मुझे सुलाने दे, कर बमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। देखिए फिर कर्ण क्या कहता है, उसकी महानता, उसका आदर्श इस कविता में बहुत भयंकर रूप से भरा हुआ है। फिर जब कर्ण ने अर्जुन की इस बात, उसकी सांप की इस बात को सुना, तो कर्ण कहता है, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छुपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी,
जो नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रति भटके बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। क्या जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, क्यों हो द्वेषाद बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारो मैं। तो ये कर्ण का आदर्श था, और जिसको मैं अपने यहाँ, मैं चूंकि एक विद्यालय भी चलाता हूँ जी, किस नाम से है? ऋषिराज इंटर कॉलेज के नाम से। कहाँ पे है? ये बजाज पावर प्लांट चिल्लुआ के पास अच्छा। मेरा गांव पड़ता है। तो उस गांव के और उसके पावर प्लांट के बीच में मैंने एक इंटर कॉलेज बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यूपी बोर्ड से जुड़ा हुआ? यूपी बोर्ड का है। अच्छा अच्छा। और उसमें साइंस और साहित्य दोनों वर्ग हैं। अच्छा अच्छा। और उसकी देख रेख तो वो सब आप ही मैं स्वयं ही करता हूँ। अच्छा जी राजपूत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और जी। जो मैं तुलना कर रहा हूँ, 55 साल के पहले जो आपको रचनाएं लिखते थे और अब भी आपको लिखने की तलब होती होगी, जी जी। तो क्या उनमें भी कोई फर्क आया है हृदय प्लांटेशन के बाद? नहीं सर, देखिए रचनाओं में तो वैसा फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मेरे उसमें जिसको कहना चाहिए इमोशन में और मेरे लिए जो उत्साह है वो पहले से कई गुना ज्यादा है। कविताएं करने का भी, सुनने का और लिखने का भी। तो आप कभी स्टेज पे, मंच पे कभी जाते रहे गोष्ठियों में, झांसी में? जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ? मैंने यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई सभागार में कविताएं की हैं जी। और सभाओं में भी मैंने कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया है। जी। कुछ छोटी मोटी 2-4 कविताएं लिखी भी हैं। जी। तो आपको अब ख्याल है, क्योंकि अब आप तो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, जी। तो आपको कुछ नया करने की अनुसार अगर आपसे कहा जाए कि कुछ रचनाओं का आप संकलन वगैरह तैयार करने वाली हैं? जी निश्चित रूप से मेरी इच्छा भी है कि मैं कविताओं की रचना करूं, लिखूं कविताएं, और आप जैसे लोगों के बीच में आके कभी आपके सामने भी उनका प्रस्तुतिकरण दूं, ये मेरी इच्छा रहती है सर। राजपूत जी, बंजारा बीट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवा पीढ़ी को इंस्पिरेशन देता है। आपके पास आपका इंटरव्यू करने का उद्देश्य हमारा यही है कि आपके इस अलौकिक घटना के बावजूद आप जो ऊर्जावान दिख रहे हैं, साक्षात दिख रहे हैं, उससे लोग आपसे प्रेरणा लें। और एक महत्वपूर्ण बात और कि आपकी इस पूरी यात्रा में जो आपकी हृदय प्लांटेशन वाली बात जो आपने बताई, इसमें चूंकि आपका बेटा खुद भी डॉक्टर है, उसका रोल जो मुझे समझ में आता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम उसको आज के युग का श्रवण कुमार कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी सर, निश्चित रूप से मेरे बेटे ने और साथ में मेरी बेटी ने जी, दोनों ने मेरे स्वास्थ्य को ठीक करने में, इस हृदय के ट्रांसप्लांटेशन को करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सर। बेटी के बारे में बताइए, कहाँ है आजकल? जी सर, बेटी मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, झांसी में? जी झांसी में ही पोस्टेड है वो, जी, सिविल लाइंस ब्रांच में। और क्या नाम है उनका? उसका नाम गरिमा राजपूत। जी जी, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और वो भी बहुत अर्ली एज में उसका अपॉइंटमेंट हो गया था। एक बार तो उसने मेरे इसके लिए जो मेरी चिकित्सा होनी थी, इसके कारण उसने ये तक कह दिया था कि पापा मैं अपना जॉब छोड़ दूंगी आपके लिए, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकती। और उसने करीब 11 महीने की छुट्टी भी ले रखी थी विदाउट पेमेंट, मेरे स्वास्थ्य को ठीक कराने के लिए, मेरा उपचार कराने के लिए। और सर एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ आपको कि जिस समय हम लोग चेन्नई में थे, हम लोग यहाँ से उतना फंड्स नहीं ले गए थे जितना कि वहाँ पर एक्सपेंस हो गया था। तो उसने अपने बेसिस पर, अपनी गुडविल पर यहाँ से मेरे मिलने वाले दोस्तों से लगभग 90 लाख रुपए इकट्ठा करके और चेन्नई मंगवाया, मेरा इलाज करवाया, वहाँ पर पेमेंट किया
और मुझको वहाँ से डिस्चार्ज करा के लाई। तो मैं तो सर उसका बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ इस चीज़ में। तभी कहते हैं कि बेटियां पापा की परी होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बेटियों के लिए तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। पापा के लिए और माँ बाप के लिए, दोनों के लिए बेटियां वरदान होती हैं और बेटों की अपेक्षा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी करती हैं। बेटे तो शादी हो जाने के बाद अपनी पत्नियों में रम जाते हैं, लेकिन बेटी जो है वो अपने पति को छोड़ के भी जो है माँ बाप के पास आती है और उनका ध्यान रखती है, उनकी सेवा करती है, बीमारी में या कैसी भी परिस्थिति में उनके साथ रहती है। राजपूत जी, लेखन के अलावा भी कोई ऐसे छुपे हुए शौक हैं जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? सर मैं छुपे हुए क्या, बल्कि आपको डिस्क्लोज ही करना चाहता हूँ। मैं पहले एक्चुअली कंसल्टेंसी का काम भी करता था जी। तो कंसल्टेंसी में मैं इंडस्ट्री से संबंधित जो फैक्टर्स होते हैं किसी उद्योग को लगाने के लिए, मैं उनको लोगों को एडवाइस के तौर पर कई जगह गया हूँ, उद्योग विभाग में गया हूँ, यूपीएफसी में भी मैं एडवाइस किया करता था लोगों को। दिशा ज्ञान देते थे आप? हाँ जी। कि विच टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्टेड इन ए पर्टिकुलर दिस एरिया इन द बुंदेलखंड एरिया। किस तरह के उद्योगों की स्थापना हो सकती है यहाँ, किस तरह के उद्योगों का प्रोजेक्ट यहाँ पर स्कोप है, आप किस प्रकार उद्योग को लगाएं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ गोष्ठियां की हैं और मैंने पढ़ा भी है उसके बारे में जी। एक किताब भी लिखी थी, हाउ टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अच्छा, आपने एक पुस्तक भी लिखी है? जी। अच्छा। हाउ टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट स्पेशली इन द बुंदेलखंड एरिया। अच्छा। एंड विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर सक्सेसफुल इन पर्टिकुलर बुंदेलखंड एरिया। अच्छा जी, क्या बात है। राजपूत जी, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि हमारा चैनल कुछ अलग हट के काम करता है। हमारा चैनल कॉमर्शियल नहीं है जी। हम बस चाहते हैं कि लोगों को ऐसे आप जैसे महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में बताएं, ताकि लोग आपसे प्रेरणा लेके हिम्मत और साहस और उत्साह और ऊर्जा की तरह जैसे आपके चेहरे पे जो तेज है वो उनके जीवन में आए। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में? सर, क्षेत्र में दर्शकों के लिए मैं युवा वर्ग के लिए ये कहूँगा कि वो सरकार पर कम आधारित रहें, क्योंकि सरकार एक लिमिट तक ही नौकरी दे सकती है। आप अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करें और रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार लेने वाले बने। स्पेशली मैं ये कहूँगा, मैं 2-4 जगह जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कहता भी हूँ ये कि आप रोजगार देने वाले बने, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बने, उद्योगपति बने, आप पैसा कमाएं, दूसरों को रोजगार दें, यदि आप कर सकते हैं तो। तो ये थे आशाराम राजपूत जी, जो एक विद्यालय के ओनर भी हैं, संस्थापक भी हैं, और इनका विगत 2018 में हृदय का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। उसके बावजूद भी ये बंजारा बीट्स के साथ इतनी ऊर्जा के साथ बात कर रहे थे। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए राजपूत जी बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।